नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फर्स्ट ईयर तथा बीए सेकेंड ईयर के लिए मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल में हम मानव भूगोल की परिभाषाएं और विषय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसका ये तीसरा भाग है। परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी मानव भूगोल की विभिन्न विद्वानों के अनुसार, फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार, विडाल डी लाप्लास के अनुसार, सैंपल के अनुसार, तो बहुत सारे विद्वानों की हमने परिभाषाएं देख ली थी। अब हम देखेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं मानव भूगोल का जो विकास है वो विकास जो है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 20वीं सदी का जो प्रारंभिक काल है, प्रारंभ में सर्वाधिक हुआ है। तो मानव भूगोल है वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल का जो विकास है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्ष हैं उनमें ज़्यादा हुआ है। इससे पहले जो मानव के क्रियाकलाप थे या मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है उसे सामान्य भूगोल के साथ में पढ़ा जाता था। इससे पहले मानव भूगोल की विषय वस्तु को सामान्य भूगोल में पढ़ा जाता था। जैसे कि सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं उस समय की रही हैं। तो उनमें जो सामान्य भूगोल है उसमें मानव भूगोल को एक प्रकार से पढ़ा जाता था, यानी मानव भूगोल को व्यवस्थित विकास उस समय नहीं हुआ था। तो इसमें विशेषतः जो मानवीय पक्ष हैं उनको, जो भौतिक भूगोल के पक्ष हैं उनके साथ साथ में ही सामान्य भूगोल के साथ उनको पढ़ लिया जाता था। मानव भूगोल की विषय वस्तु तथा जो भौतिक पक्ष हैं उनको किस में पढ़ा जाता था? सामान्य भूगोल में इसको पढ़ लिया जाता था। लेकिन फ्रेडरिक रैटजेल ने जो मानव भूगोल उनकी पुस्तक आई, या हम कह सकते हैं कि जो फ्रेडरिक रैटजेल की पुस्तक मानव भूगोल जिसका नाम एंथ्रोपोजियोग्राफिया है, उस पुस्तक से ही मानव भूगोल का क्या हुआ है? उद्भव हुआ। और यहीं से मानव भूगोल का अध्ययन है वो प्रारंभ होता है। तो जो फ्रेडरिक रैटजेल की पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, वहीं से मानव भूगोल का अध्ययन है वो प्रारंभ होता है, जिसमें जैसे फ्रेडरिक रैटजेल ने मानवीय पक्ष को भौतिक जो पक्ष है उससे अलग करके ये कह सकते हैं मानव भूगोल को जन्म दिया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता इनको कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, क्योंकि इन्होंने भौतिक पक्ष और जो मानवीय पक्ष एक साथ जब सामान्य भूगोल में पढ़े जाते थे तो उनको एक अलग अलग विषय के रूप में स्थापित किया। मानव भूगोल को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहीं से जो मानव भूगोल की विषय वस्तु है या मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें एक नया मोड़ आया, और ये एक प्रगतिशील विषय है। तो इसके विषय क्षेत्र में भी समय समय पर क्या है? परिवर्तन होता रहा है। अब प्रारंभ में केवल मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता था। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन ही इसमें किया जाता था, यानी इसका जो विषय क्षेत्र है उसमें केवल मानवीय क्रियाकलापों को ही सम्मिलित किया जाता था। इसके बाद की हम बात करें तो मानव भूगोल में
धीरे धीरे पर्यावरणीय प्रभावों और जो समायोजन है उसको भी महत्व दिया जाने लगा। इसके साथ मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन बाद में क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव एवं समायोजन को महत्व दिया जाने लगा। तो ये भी धीरे धीरे क्या है, इसकी विषय वस्तु जो है उसमें परिवर्तन आता चला गया, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों के साथ साथ में जो मानव का पर्यावरण के साथ समायोजन है वो भी इसकी विषय वस्तु में धीरे धीरे क्या है सम्मिलित होता चला गया। तो इस प्रकार से मानव भूगोल एक व्यवस्थित विकास के साथ इसका क्या है एक विषय क्षेत्र भी निर्धारित हो गया। अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में वर्तमान में हम देखें तो क्या है, मानव एवं पर्यावरण के संबंध, मानव के साथ साथ पर्यावरण के जो विभिन्न तत्व हैं वो किस प्रकार से संबंधित है उनका अध्ययन इसमें किया जाने लगा है। तो काफ़ी विस्तृत इस प्रकार से इसका विषय क्षेत्र हो गया है। तो संपूर्ण जो पृथ्वी तल के प्रदेशों में वातावरण किस प्रकार मानव को प्रभावित कर रहा है, मानव ने किस प्रकार से उसके साथ में समायोजन किया है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाने लगा है, मानव भूगोल में किया जाने लगा है। तो अब जैसे पृथ्वी तल के संपूर्ण प्रदेशों के जो प्राकृतिक वातावरण है उनमें रहने वाले मानव समूहों के जो परस्पर संबंध हैं, उनकी जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनका भी अध्ययन इसमें किया जाने लगा है। पृथ्वी तल के विभिन्न प्रदेशों, अब विभिन्न प्रदेशों से मतलब यहां पर जैसे ध्रुवीय प्रदेश हैं, उपोष्ण प्रदेश हैं, इसके अलावा उष्ण आर्द्र प्रदेश हैं, इसके अलावा मरुस्थलीय प्रदेश हैं। तो विभिन्न प्रदेशों में मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंध किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से इन प्रदेशों में मानव ने पर्यावरण से समायोजन किया है, वो सारी चीज़ें हम मानव भूगोल में वर्तमान में पढ़ने लगे। तो सीधा सा हम कहें कि संपूर्ण पृथ्वी तल के विभिन्न प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण और उनमें रहने वाले जो मानव समूह हैं उनके परस्पर संबंध और इनके मध्य की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाने लगा है। अब संपूर्ण व्यवस्था में किसी प्रदेश की जनसंख्या है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग हो रहा है उस प्रदेश में, जो जनसंख्या है वो कितना संसाधनों का उपयोग कर रही है। इसके अलावा सांस्कृतिक कारकों का भी अध्ययन मानव भूगोल में किया जाने लगा है। तो किस प्रकार से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के साथ में सांस्कृतिक भूदर्शों का विकास किया है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाने लगा है। अब इसके बाद में देखें हम तो प्राकृतिक संसाधन है या फिर सांस्कृतिक परिवेश है, इन सभी तथ्यों के मध्य किस प्रकार का जो कार्यात्मक संबंध पाया जाता है। अब कैसे संबंध पाया जाएगा, जनसंख्या, अब जैसे कि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों में जैसे उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा जहाँ ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज है, अगर खनिज ज़्यादा जिस क्षेत्र में होंगे तो वहाँ खनन कार्य ज़्यादा होंगे, जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक भूदर्श्य का निर्माण किस पर आधारित है, प्राकृतिक भूदर्श्यों के ऊपर आधारित होता है सांस्कृतिक भूदर्श्यों का निर्माण। उपजाऊ मृदा है, समतल मैदान है, तो यहाँ पर क्या है जनसंख्या का सहकेंद्रण भी ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक भूदर्श्य का निर्माण है वो देखने को मिलेगा। आवास है वो सघन देखने को मिलेंगे, रोजगार के जो साधन हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा होंगे, परिवहन के साधन हैं वो ज़्यादा होंगे। तो सांस्कृतिक भूदर्श्यों का विकास भी इन क्षेत्रों में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसके बाद में जैसे कि जो प्रमुख उद्देश्य मानव भूगोल का है वो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, दो प्रकार के वातावरण यहाँ पर बनते हैं।
मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में उनके जो क्रियाकलाप हैं, मानवीय क्रियाकलाप हैं, उनमें किस प्रकार का स्थानिक वितरण पाया जाता है। जैसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप और जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में जो मानवीय क्रियाकलाप हैं या इनका जो स्थानिक संबंध में किस प्रकार का उनमें भिन्नता पाई जाती है, किस प्रकार का उसमें वितरण है देखने को मिलता है। जैसे मानव दो कारकों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मानव एक तो है प्राकृतिक कारक, या ये कह सकते हैं प्राकृतिक वातावरण, एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके अलावा ये किससे संबंधित हैं? सांस्कृतिक वातावरण या पर्यावरण। अब ये मानव है वो इन दोनों के मध्य क्या है? अंतर क्रिया कर रहा है। मानव सांस्कृतिक वातावरण का विकास किससे कर रहा है? प्राकृतिक वातावरण पर आधारित सांस्कृतिक वातावरण का विकास है वो मानव के द्वारा किया जा रहा है। ये किसमें होता है? कालिक अनुक्रम में, या ये कह सकते हैं एक समय का प्रतिफल इसको हम कह सकते हैं। अब प्राकृतिक वातावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे स्थलाकृति है, जल राशियाँ हैं, जलवायु है, स्थलाकृति, इसके अलावा जलवायु है, जल राशियाँ हैं। इसके बाद में संसाधनों की बात आती है। स्थलाकृति आ गई, जलराशियाँ आ गई, जलवायु आ गई, वनस्पति है, इसके अलावा खनिज संसाधन है। वनस्पति एवं खनिज संसाधन, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? वनस्पति एवं खनिज संसाधन। स्थलाकृति, जलवायु, जलराशियाँ, वनस्पति, इसके अलावा खनिज संसाधन, ये सारे प्राकृतिक वातावरण के तत्व रहते हैं। अब इससे मानव सांस्कृतिक वातावरण के क्या तत्व विकसित हो रहे हैं? जैसे जनसंख्या है, मानव व्यवसाय है, जनसंख्या का अधिवास है, वितरण है, जनसंख्या है, इसके अलावा मानव व्यवसाय है, इसके अलावा अधिवास है। ये किस में आते हैं? सांस्कृतिक वातावरण में आते हैं। सामान्य तीन कारक हो गए, जैसे जनसंख्या है, उसके बाद में मानव व्यवसाय है, अधिवास है, इसके अलावा जैसे यातायात के साधन है, व्यापार है, यातायात, व्यापार और शिक्षा, ये सारे किसमें आ जाते हैं? सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किसके ऊपर निर्भर कर रही हैं? अब जनसंख्या की बात करें हम, स्थलाकृति, जलवायु, जलराशियाँ प्रभावित कैसे करती हैं? जनसंख्या का वितरण है वो जलवायु के द्वारा, स्थलाकृति के द्वारा, जलराशियों के द्वारा, वनस्पति के द्वारा, सभी प्रकार के जो कारक हैं उनसे प्रभावित होता है। सब ये जो पांचों कारक जो हैं, वनस्पति, खनिज संसाधन, जहाँ पर स्थलाकृति मैदानी भाग पाए जाएंगे जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। जलवायु अच्छी होगी, जैसे शीतोष्ण जलवायु होती है, अनुकूलतम जलवायु होती है, अति आर्द्र अगर जलवायु होगी तो जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर हम देखें जलराशियाँ, जल की उपलब्धता भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। वनस्पति किस प्रकार की है? इसके ऊपर सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, जंगल या गहन जो घने जंगल जहाँ पर पाए जाते हैं, वन क्षेत्र घने पाए जाते हैं, जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। खनिज संसाधनों की अगर उपलब्धता है तो जनसंख्या का केंद्रण भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मानव व्यवसाय है, उसका अधिवास, यातायात के साधन, व्यापार, शिक्षा, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किसके ऊपर निर्भर कर रही हैं? इन कारकों के ऊपर निर्भर कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक वातावरण के तत्व, जैसे
जलराशियाँ, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन है। तो इसी प्रकार से सांस्कृतिक वातावरण के तत्व क्या हैं? अधिवास, जनसंख्या अधिवास है, मानव व्यवसाय है, यातायात के साधन, व्यापार एवं शिक्षा है। तो इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल में जो प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं उनका अध्ययन केवल इस दृष्टि से किया जाता है कि वो मानवीय विकास में किस प्रकार से अपना सहयोग दे रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किस प्रकार से पढ़ा जाता है? सहयोग या बाधा। मानव के विकास में, मानवीय क्रियाकलापों में प्राकृतिक तत्वों का क्या योगदान है, या ये मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और किस प्रकार से मानव उनके साथ क्या कर रहा है? समायोजन। इन्हीं चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अगर हम दूसरे भौतिक भूगोल की बात करें तो उसका जो विषय क्षेत्र है वो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, प्राकृतिक कारकों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इनका उद्भव, विकास, इनका वितरण किस प्रकार का है, वो किस में पढ़ा जाता है? भौतिक भूगोल में। तो मानव भूगोल पढ़ता है प्राकृतिक वातावरण मानवीय क्रियाकलापों में कितना सहयोग कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है, या मानव ने उसके साथ में किस प्रकार से समायोजन किया है, उन चीज़ों का अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? मानव भूगोल में। तो ये विषय क्षेत्र है मानव भूगोल का। प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंध मानव ने किस प्रकार से विकसित किए हैं, उन सारी चीज़ों का एक कालिक अनुक्रम का ही क्या होता है? परिणाम होता है। मानव भूगोल के जो अध्ययन के क्षेत्र हैं उसके दो प्रमुख अंग होते हैं, एक तो मानव और दूसरा क्या है? विश्व। ये दो अंग इसके हैं, मनुष्य एवं विश्व। तीसरा अंग क्या है? मनुष्य की क्रियाशीलता है, जिससे विश्व के विभिन्न जो परिदृश्य हैं उनके अंदर ये क्या करता रहता है? परिवर्तन। तो दो अंग क्या हुए? विश्व एवं मनुष्य। ये क्या है? विषय क्षेत्र के दो अंग हो गए। अब इसमें क्या होता है? तीसरा है ये मनुष्य के द्वारा किस प्रकार से विश्व में क्या किया जा रहा है, विश्व के जो परिदृश्य हैं उनमें परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है और उनमें क्या संबंध है, इस दोनों के मध्य में किस प्रकार के पारस्परिक संबंध देखने को मिलते हैं, वो इसका प्रमुख तीसरा अंग है। जैसे कि विश्व की सीमाएं वो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आदि में समाहित है, और विभिन्न आकृतियाँ जो कि मानव के कार्यस्थल होती है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा मैदान में झील है, नदी है, सागर हैं, महासागर हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं, प्राणी, जीव जंतु, किस प्रकार से ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं? अध्ययन क्षेत्र में इसको सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में हम आगे देखें तो मैंने जैसे कि सांस्कृतिक वातावरण एवं प्राकृतिक वातावरण के तत्व बताते हुए आपको बताया कि किस प्रकार से इनके मध्य में अंतर संबंध देखने को मिलते हैं। जैसे अभी अलग अलग प्रदेशों की बात करें, शीतोष्ण उष्ण प्रदेशों की जो मानव परिस्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, तो मानव ने वहाँ पर समायोजन भी भिन्न भिन्न तरीके से किया है। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो पर्वत, पठार, मैदान हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो वहाँ अलग समायोजन है। इसके विपरीत उष्ण प्रदेश हैं उनमें अलग है, और आर्द्र प्रदेश हैं उनमें भिन्नता देखने को मिलती है मानवीय क्रियाकलापों में। तो मानव ने अपने पर्यावरण के अनुसार उनके साथ में समायोजन किया है। अपने क्रियाकलापों पर जो मानव के क्रियाकलाप हैं उसके ऊपर जो पर्यावरणीय प्रभाव है उनको भी देखा जा सकता है। तो ये जो एक प्रकार से मनुष्य और पर्यावरण का अंतर संबंध है वही इसका क्या बनता है? विषय क्षेत्र बनता है। किस प्रकार मानव पर्यावरण से प्रभावित होता है और किस प्रकार पर्यावरण को मानव प्रभावित करता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मानवीय क्रियाकलाप के साथ साथ में मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंध भी मानव भूगोल के क्या है? विषय क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसके विषय क्षेत्रों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अगर देखें तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ें जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। नंबर 1 क्या है? ये क्या करते हैं मानव भूगोल में? जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन में जनसंख्या का जैसे वितरण है, घनत्व है, अधिवास है, जनसंख्या समूह है। तो ये जनसंख्या के भौगोलिक अध्ययन की चीज़ें कौन कौन सी आ जाती हैं? वितरण, घनत्व, जनसमूह है, अधिवास, या इसके अलावा
जनसंख्या के व्यवसाय, या हम कह सकते हैं जन व्यवसाय, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? जनसंख्या के भौगोलिक अध्ययन में, जो कि मानव भूगोल का एक प्रमुख विषय क्षेत्र हम कह सकते हैं। इसके बाद में किसी भी प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे कि विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, इसके अलावा वनस्पति, जीव जंतु, सभी चीज़ें आ जाती हैं प्राकृतिक संसाधन में। इसके बाद में ये दो चीज़ें पढ़े। तीसरा जो क्षेत्र बनता है वो सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन बनता है। सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन, सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूदर्श्य कौन से होते हैं? मानव निर्मित जो भूदर्श्य हैं वो सांस्कृतिक भूदर्श्य में आते हैं। इसमें जैसे कि कच्चा माल है, गृह निर्माण सामग्री है, अधिवास। सबसे पहले तो हम देखें अधिवास, इसके अलावा कच्चा माल, निर्माण सामग्री, औजार। तो अधिवास, कच्चा माल, निर्माण सामग्री, औजार, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ें जैसे सभ्यता का विकास है, वातावरण है, ये सारी चीज़ें किसमें है? सांस्कृतिक भूदर्श्य में आ जाती हैं। सभ्यता का विकास, एक विशिष्ट पर्यावरण के मध्य या विशिष्ट पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा जो विकसित किए गए दृश्य होते हैं, भूदर्श्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक भूदर्श्य कहलाते हैं। जिसमें अधिवास, कच्चा माल, निर्माण सामग्री, औजार, सभ्यता का विकास, ये सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं? सांस्कृतिक भूदर्श्यों के अध्ययन में। सांस्कृतिक भूदर्श्य क्या है? मानव के द्वारा जो विकसित हैं वो क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक भूदर्श्य उनको कहा जाता है। उसके बाद में हम अगला जो बनता है वह है मानव द्वारा पर्यावरण समायोजन, यानी मानव ने किस प्रकार से पर्यावरण के साथ समायोजन किया है, किस प्रकार से विशिष्ट पर्यावरण में मनुष्य ने अपने आप को डाला है। इसमें हम विभिन्न पर्यावरण में उदाहरण भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट, यानी मानव द्वारा पर्यावरण समायोजन का अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में। तो मानव ने किस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में, उष्ण प्रदेशों में, शीत प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में किस प्रकार से पर्यावरण के साथ समायोजन किया है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो ये 4 बिंदु हो गए, ये विषय क्षेत्र के बिंदु हैं। ये क्या है? विषय क्षेत्र के प्रमुख बिंदु। कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं इसके, यानी कौन कौन से बिंदुओं के माध्यम से अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीजें इसमें पढ़ी जाएंगी। अगला जो बिंदु है वो है किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन। किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन। किसी भी प्रदेश में मानव पर्यावरण से किस प्रकार के एक स्थानिक संगठन का गठन हुआ है, एक विशिष्ट भूदर्श्य उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में अध्ययन करना। एक सांस्कृतिक भूदर्श्य जो बना है, सेप्टाइल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन का अध्ययन करना। एक क्षेत्र विशेष का स्थानीय संगठन किस प्रकार का है उसका अध्ययन करना भी किसका विषय आ जाता है? मानव भूगोल का विषय है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक बनता है वो है पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मनुष्यों ने पर्यावरण से अनुकूलन जो किया है। ये कह सकते हैं अनुकूलन तो हमने पिछले जैसे पॉइंट में आ गया 4 नंबर में, लेकिन इसमें क्या है? पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में या पर्यावरण में विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले जो मनुष्य हैं उनके जो संपूर्ण क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन करना है। पृथ्वी तल के
विभिन्न परिवेशों या कह सकते हैं विभिन्न जो पर्यावरणों में निवास करने वाले मनुष्यों के क्रियाकलापों का संपूर्ण अध्ययन हम इसमें करते हैं। विभिन्न पर्यावरणों में, विभिन्न परिवेशों में जो रहने वाले मनुष्य हैं, जैसे शीत प्रदेश के एस्किमो हैं, उष्ण प्रदेश के नौस्थलीय प्रदेश के बुशमैन हैं, तो उनके बारे में अलग अलग क्षेत्रों के जो निवासी हैं उनके संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन, पृथ्वी तल के विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मनुष्यों के क्रियाकलापों का संपूर्ण अध्ययन भी हम किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। इसके अलावा परिवहन के साधनों का अध्ययन करना, परिवहन के साधन एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक वातावरण के, और जो हमने जितने भी तत्व पढ़े थे उन सभी का अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? मानव भूगोल में कर रहे हैं। इसके अलावा कालिक अनुक्रम का अध्ययन, जिसमें क्या है, समय के साथ साथ किस प्रकार से विभिन्न दशाओं में मनुष्य ने विकास किया है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें हम करते हैं। या कालिक अनुक्रम का अध्ययन है एक प्रकार से, जिसमें समय के साथ साथ विकास की जो दशाओं का अध्ययन है इसमें किया जाता है। समय के साथ विकास का अध्ययन, तो ये सारी चीज़ें हैं वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों में आती हैं। तो ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के हमने कुछ 7-8 बिंदु देखे हैं, उनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि मानव भूगोल में हम किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। धन्यवाद।